Welcome students. RN classes is back with the discussion of another school paper. This paper was conducted by Saint Kabir Public School, Chandigarh for class 10th. This paper consists 38 questions divided into 5 sections. Let's start our discussion with the first section, that is section A, which consists of 20 questions of 1 mark each. First question is, the LCM of the smallest two-digit composite number and the smallest composite number is smallest two-digit composite number. अब smallest two-digit number क्या होता है 10. अच्छा क्या composite है बिल्कुल है तो smallest two-digit number ले लिया 10. And smallest composite number कौन सा होता है that is 4. अब इनके एलसीएम की बात करिए एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 बोलो क्या होता है दैट इज 20. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव इज. अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर चाहिए जो 1 से भी डिविजिबल हो 2 से भी हो 3 से भी हो 4 से भी हो एंड सो ऑन अप टू 10 इन सबसे डिविजिबल. इसका मतलब क्या चाहिए 1 का भी मल्टीपल होना चाहिए 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए 3 का भी होना चाहिए 4 का भी होना चाहिए 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है अब इन सब का मल्टीपल और ऊपर से क्या बोले स्मॉलेस्ट नंबर तो इसका मतलब क्या चाहिए एलसीएम ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 और आई थिंक एलसीएम सबको निकालना आता है तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Given that HCF of these two numbers is 40 and LCM of these two numbers is 252 into K, then the value of K is. अब दो numbers के बारे में पता है जो दो numbers हैं और साथ में उसका HCF भी पता है. अब LCM में डाल दिया K की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या रिलेशनशिप आती है HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यही होता है. नाउ HCF गिवन इज 40 इनटू LCM दैट इज 252 इनटू K इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कौन से हैं 2520 एंड 6600 राइट. अब K की वैल्यू चाहिए थी अगर मैं कैंसिल करूं तो ये क्या बन गया 10 ये और ये भी कट रहा है तो K क्या आ जाएगा तुम्हारे पास दैट इज 10 इंटू 660 बाय 4 और अगर 4 से डिवाइड करूं दिस बिकम्स 4 1s are 4 और 4 1s are 4 4 6s are 24 then 4 5s are 20 so this becomes 1650 option A is correct. Right, next move on to question number 4. If a zero of the polynomial f of x equals to this is reciprocal of the other then K is. अब zero of this polynomial is reciprocal of the other means अगर एक zero alpha है then the second zero is 1 by alpha और हमें क्या चाहिए K की वैल्यू. अब K कहाँ पे coefficients of x square और constant term में. अच्छा क्या कोई रिलेशन आता है तुम्हें that is product of zeros. product of zeros क्या होते हैं constant term over coefficient of x square. तो product of zeros that is alpha into 1 by alpha is equal to constant term which is 4k upon coefficient of x square. ये और ये तो कट हो रहे थे तो यहाँ से क्या मिल गया k square plus 4 equals to 4k तो k minus 2 का whole square equals to 0. तो k की वैल्यू क्या आ रही थी तुम्हारे पास 2 तो ऑप्शन A was correct. Next move on to question number 5. If 2 and 1 by 2 are the zeros of px square plus 5x plus r then p equals to r equals to 2 p equals to r equals to minus 2 मतलब p और r की वैल्यूज के बारे में बात करी है उसने. अब कैसे फाइंड करें जीरोस तो पता है ठीक है. अब इतना भी पता है 2 और 1 by 2 जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस तो पता है. सम ऑफ जीरोस क्या आएगा तुम्हारे पास that is minus coefficient of x upon coefficient of x square. तो sum of zeros that is 2 plus 1 by 2
इज इक्वल टू -5/p, तो 5/2 इक्वल्स टू -5/p, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल रही है हमें -2। अब p की वैल्यू मिल गई, अब r पे जाना है। अब दूसरा रिलेशन क्या पता है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है तुम्हारे पास, कांस्टेंट टर्म विच इज r अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज p। अच्छा 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू r/p, ये और ये तो कट रहा था, तो p तो r के इक्वल था। अब r और p इक्वल है तो r की वैल्यू भी क्या होगी -2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। If alpha and beta are zeros of the polynomial f of x equals to this and alpha plus beta equals to alpha beta, then the value of p is। अब अल्फा और बीटा जीरोस दे दी, अल्फा और बीटा तो निकाल नहीं सकती क्योंकि मेरी पॉलिनॉमियल में तो p है, ठीक है। तो फिर क्या यूज करते हैं, रिलेशनशिप, और कंडीशन भी दे दी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा, मीन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ zeros. Sum of zeros, that is minus coefficient of x, that is -2 upon coefficient of x square which is p, equals to alpha beta. Alpha beta is constant term upon coefficient of x square, तो 3p upon p, ये और ये तो कट रहे थे, ठीक है। तो क्या आ गया तुम्हारे पास, तो 2/p is equal to 3, तो p की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास 2/3, ऑप्शन b is correct। Next, move on to question number 7. The distance between the points P 2, tan alpha and Q 3, 0 is। अब कोऑर्डिनेट्स पता है P और Q के, और उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 मीन्स 3 - 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 minus y1 0 minus tan alpha whole square whole under the root, ये आएगा डिस्टेंस। तो 3 - 2 1 square plus tan square alpha। अच्छा 1 plus tan square alpha क्या होता है, secant square alpha। अब square root of secant square alpha is secant alpha, right? तो ऑप्शन A is correct। Next question number 8. Triangle ABC is right angle triangle, right angled at B and tan A is 4/3। एक right angle triangle की बात करिए, ABC right angled at B, right? अब ये आया मेरा A, ये आया मेरा C। अब tan of angle A, इस एंगल का tan is 4/3। If AC is 10 centimeter, then the length of AB is। अब एक बात बताओ, tan A होगी कौन सी रेशो तुम्हारे पास, अब एंगल ये वाला है तो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ये कंसीडर करूंगी, BC अपॉन B है, ये रेशो दे रखी है, दैट इज 4/3, ठीक है। से ये ले लिया मैंने 4K, तो ये क्या आएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से AC क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 5K, और वो किसके इक्वल है 10, तो K तो मिल गया तुम्हें, दैट इज 2। अब K की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या चाहिए, AB की लेंथ। AB क्या था तुम्हारे पास 3K, तो 3 × 2 6, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Question is the 7th term from the end of the AP 7, 11, 15 and so on up to 107 is। अब 7th term from the end चाहिए, अगर मैं इस AP को ऐसे लिख लूं 107, चार नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस क्या था तुम्हारे पास, दैट इज 4। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी तुम्हारे पास 103 एंड सो ऑन अप टू 7। अब हमें क्या चाहिए, 7th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा इस AP की वो क्या होगी, 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये निकालनी है, और वो हमें आता है दैट इज A7A। अब फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या बन गई 107 प्लस n-1 दैट इज 7 - 1 6 × D। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है
नेगेटिव, उल्टा हो गया, यहाँ क्या था +4, अब क्या हो गया -4। तो 107 माइनस 24, तो आंसर इज 83, विच इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. If the common difference of an AP is 7, then 825 minus 821 is equal to. अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन 25th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ द AP, ठीक है। अब 25th टर्म ऑफ AP क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 दैट इज 24 इंटू D माइनस 821 फर्स्ट टर्म प्लस 21 माइनस 1 20D। तो अब ये क्या बन गया, a प्लस 24D माइनस a माइनस 20D, ये और ये तो कट रहा था, तो 4D, तो कॉमन डिफरेंस पता था दैट इज 7, तो 4 इंटू 7 28, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है वो, द वैल्यू ऑफ 11 बाय कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 11 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज। अब इसकी वैल्यू पूछी है, एक बात तो, अगर 11 कॉमन ले लूं, 1 बाय कॉट स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, कुछ ने आंसर 11 मार्क कर दिया होगा, पढ़ो जरा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा दे दिया, तुम्हारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो अब यहाँ पे क्या है उसका नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो 11 इंटू -1 इज -11, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is 7n plus 12, then its common difference is. nth टर्म मींस an दे दिया 7n plus 12 और पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस d। अब कैसे फाइंड करें कॉमन डिफरेंस, nth टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, तो फर्स्ट टर्म मींस a1, तो n की जगह क्या रखा 1, तो 7 इंटू 1 प्लस 12 विच इज 19। अच्छा, a2 n की जगह क्या रखा 2, 7 इंटू 2 प्लस 12, तो 14 प्लस 12 विच इज 26, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो 26 माइनस 19 विच इज 7, option D is correct. Next, question number 13, the discriminant of the quadratic equation this is. अब discriminant, एक बात बताओ, जो quadratic equation दी थी वो कैसी थी, इक्वल रूट्स वाली, जिसके रूट्स क्या आ रहे थे -2 अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, सेम वे में यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट question number 14, if the equation x square plus 4x plus k equals to 0 has real and distinct roots। अब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देन द वैल्यूज ऑफ k की बात करिए, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4a is 1, c is k, b square minus 4ac should be greater than 0, तो 16 minus 4k should be greater than 0, तो minus 4k should be greater than, अब दोनों साइड 16 माइनस कर दूंगी तो -16, तो अब k, अब यहाँ पे -4 से अगर दोनों साइड डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है। तो k क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, option A, right? Next, question number 15, if A 5, P, B 1, 5, C 2, 1 and D 6, 2 taken in order are the vertices of a square, then the value of P is. क्या पता है तुम्हें, vertices of square A 5, P, B 1, 5, C 2, 1 एंड D 6, 2, और हमें वैल्यू चाहिए P की, हमें क्या पता है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब डायगोनल AC और डायगोनल BD बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इसका मतलब जो O है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, तो निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, मिड पॉइंट ऑफ AC
वो क्या आएगा तुम्हारे पास, दैट इज x1 प्लस x2 बाई टू, तो 5 प्लस 2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, p प्लस 1 बाई टू। ठीक है, इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई टू, तो 6 प्लस 1 बाई टू और 5 प्लस 2 बाई टू। अब यहाँ पे चेक कर सकते थे 7 बाई टू 7 बाई टू आ रहा है। अब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए p, तो y कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो p प्लस 1 बाई टू इज इक्वल टू 5 प्लस 2 बाई टू, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 1 6, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle EDF and ABC is not similar to DEF, then which of the following is not true। अब ABC वो कहते हैं EDF के सिमिलर है, तुम ये नहीं चेंज कर सकते DEF। तो अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें क्या पता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज क्या होती हैं, इक्वल। तो लिखें AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ED, BC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था DF एंड AC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था EF। ये रेशियोज इक्वल होंगी। अब चलो देखते हैं, BC इंटू EF लिखा है उसने, BC इंटू EF अगर करती हूँ साथ में क्या आएगा AC इंटू FD, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन ए तो ट्रू है, मेरे को तो क्या चाहिए नॉट ट्रू। चलो बी देखें, AB इंटू EF, ये AB ये यहाँ पे आ गया इंटू EF और उसके साथ क्या आना चाहिए DE इंटू AC, DE इंटू AC तो था, तो ये भी क्या है ट्रू। नेक्स्ट BC इंटू DE, BC इंटू DE इन दोनों को किया, एंड AB इंटू EF, अच्छा AB इंटू DF होना चाहिए था, वहां पे उसने क्या लिख दिया EF, तो ऑप्शन सी क्या आती तुम्हारी नॉट ट्रू, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर DE is parallel to BC, AD is x plus 3, DB is 3x plus 19, AE is x and EC is 3x plus 4. Find the value of x। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या चीज पता है, DE is parallel to BC, अब क्या यूज करोगे फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहती है, कौन सी रेशियोज इक्वल होंगी, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू AE x अपॉन 3x प्लस 4। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू x इंटू 3x प्लस 19। करें जरा मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। ये और ये तो कट रहे थे, ये क्या बन गया 4 प्लस 9 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 19x। तो ये वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, 13x इधर गया तो 6x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहते हैं, इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल F इक्वल्स टू एंगल C and AB equals to 3 times DE, then the two triangles are congruent but not similar, similar but not congruent, neither congruent nor similar and congruent as well as similar। अब उसने क्या बोला है, एंगल B और E इक्वल है, F और C इक्वल है, तो एंगल्स इक्वल होने से ट्राइंगल सिमिलर तो है ही, कंफर्म है बाय AA रूल। अब रही बात कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट AB के कॉरेस्पॉन्डिंग DE वो तो कहते हैं रेशो क्या है, AB बाय DE इज 3:1, तो इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, दीज आर बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन, राइट। क्या था क्वेश्चन, वो कहते हैं अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 4, 0, -1, -1 एंड 3, 5 इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। चलो देख लेते हैं।
उसने वर्टिसेस दिए दिए 4,0 -1, -1, 3,5। अब मुझे नहीं पता राइट एंगल का है, वो तो मैंने रेंडमली बना दिया। ठीक है, ऐसा सा कोई ट्राइंगल। अब देखना पड़ेगा कि आइसोसेलेस और राइट एंगल दोनों है या नहीं। अब उसके लिए क्या चाहिए, ए बी सी। ए बी लेंथ निकाल लेती हूँ, चलो। क्या आएगी तुम्हारे पास, 4 -1 तो 5 स्क्वायर, प्लस 0 -1 1 स्क्वायर, पूरे का रूट, दैट इज √26। अच्छा, उसके बाद बी सी निकाला। बी सी -1 -3 तो -4 स्क्वायर, प्लस -1 -5 तो -6 का स्क्वायर, विच इज 16 + 36 √52। नेक्स्ट सी ए निकाला हमने। सी ए क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 3 -4 दैट इज -1 का स्क्वायर, 5 -0 5 का स्क्वायर, विच इज √26। अब ए बी और ए सी तो क्या थे, इक्वल, आइसोसेलेस तो है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे चेक करें, देख लेते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, मींस किन्हीं दो के स्क्वायर का सम थर्ड वाले के इक्वल आता है, तो फिर बन जाएगी राइट एंगल। चलो, क्या दिख रहा है तुम्हें, सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 26 + 26 किसके इक्वल है, 52, विच इज बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब राइट एंगल्ड भी है। तो असर्शन तो क्या थी, ट्रू। अब कहते हैं इफ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन इट इज राइट एंगल्ड। कोई ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है तो क्या हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये तो बिल्कुल झूठ बात है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। तो अब assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो बोलो आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहते हैं वो, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही बात है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ट्रू स्टेटमेंट थी। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल ठीक बात है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ट्रू है। अब क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक बात तो, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, साइन थीटा रेशो कौन सी है, साइन थीटा ये है ना तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक रीजन, क्यों, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर तो बड़ा हो ही नहीं सकता, न्यूमरेटर बड़ा नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा वैल्यू फ्रैक्शन की क्या रहेगी, लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो ये भी ट्रू थी, ये भी ट्रू थी, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन बी। वो कहते हैं प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, क्या मेथड रहता है हमारे पास, यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इफ पॉसिबल assume √7 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो कैसा दिखेगा, a by b फॉर्म, वेयर a and b are integers and b not equals to 0। और क्या होना चाहिए, HCF of a, b is 1। अगर नहीं भी हुआ तो हम उसको फिर से रिड्यूस करके 1 तो बना ही सकते हैं, तो मैंने क्या ले लिया, HCF of a, b is 1। अब क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 7 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दिस बिकम्स 7b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है, 7 इंटू बी स्क्वायर, b तो इंटीजर है, तो 7 का मल्टीपल है, मीन्स 7 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब 7 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, दिस मीन्स 7 डिवाइड्स a। ये कहां से आया, तुम्हारी एक थ्योरम थी, इफ अ प्राइम p divides a square then p divides a, यही थ्योरम है। अब 7 क्या है, प्राइम नंबर, वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो फिर वही प्राइम तो a को भी डिवाइड करेगा, तो 7 डिवाइड्स a। अगर 7 a को डिवाइड करते हैं तो a को क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू सी, वेयर c इज एन इंटीजर,
तो a कैसा दिखेगा, 7 का मल्टीपल। अब a अगर 7c है, से दिस इज इक्वेशन 1, a की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो 7b² इज इक्वल टू 7c होल स्क्वायर, तो 7b² इज इक्वल टू 49c²। 7 7 आर 49, तो b² क्या आ गया, 7c²। अब b² क्या दिखने लग गया, 7 का मल्टीपल। दिस मीन्स 7 डिवाइड्स b²। अब अगर 7 b को डिवाइड करते हैं तो 7 विल डिवाइड b। सेम थ्योरम वही यूज करी मैंने। अब 7a को भी डिवाइड करता है, 7b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, 7 दोनों का कैसा डिवाइजर है, कॉमन। मींस फ्रॉम 2 and 3 7 is common factor of a and b। अब अगर 7 a और b का कॉमन फैक्टर है, हमने तो बोला तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, हाईएस्ट 1 लिया था, यहाँ पे तो 7 आ गया कॉमन फैक्टर ही, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन किस पे आई, हमने क्या लिया था, HCF of a comma b is 1 to the fact that HCF of a comma b is 1. अब contradiction arises due to our wrong supposition, so root 7 is an irrational number, right? Yes. Next, move on to question number 22. Question is, in the figure AB is parallel to DC. If AC and PQ intersect each other at O, prove that AO by CQ equals to OC into OP. अब AO into CQ equals to OC into AP करना है। बात तो जो प्रूव करना है उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो AO by OC equals to AP by CQ। अगर ये प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, AO इंटू CQ बन जाएगा और OC इंटू AP बन जाएगा। ये प्रूव करना था। तो अब कैसे करें, दो मतलब रेशियोज इक्वल करनी है। अब अच्छा, रेशियोज की इक्वालिटी कहाँ से आएगी, या तो बीपीटी से या सिमिलैरिटी से। अब ये दोनों जो रेशियोज हैं ये तो अलग अलग ट्राइंगल्स के साइड्स की हैं, तो इसका मतलब क्या यूज करूंगी, सिमिलैरिटी। तो AO और AP, ए की ट्राइंगल की साइड्स होनी चाहिए, AO और AP कौन सी ट्राइंगल की साइड्स बन रही हैं, ट्राइंगल AOP। एंड OC एंड CQ ए की ट्राइंगल की साइड चाहिए, OC ये आया एंड CQ ये आया। तो कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल COQ। अब क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैसे पता, एक ही एंगल ये तो दिख ही रहे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अच्छा, अब और क्या चीज पता है तुम्हें, वो कहते हैं AB इज पैरेलल टू DC, तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दो एंगल्स इक्वल हो गए, क्या ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सो ट्राइंगल AOP is similar to triangle COQ by angle similarity rule। तो अब क्या रेशियोज मिल गई, तो AO फर्स्ट सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या पड़ा है, CO, और क्या चाहिए AP फर्स्ट थर्ड, इधर क्या पड़ा है फर्स्ट थर्ड पे CQ, तो AP by CQ। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो CQ था, AO into CQ, AO into CQ is equal to AP into CO। ये तो प्रूव करना था, right? Next, move on to question number 23. Question is, find the zeros of the quadratic polynomial p of x equals to this and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। अब इस polynomial की zeros चाहिए। polynomial कैसा है, क्वाड्रेटिक की जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब पहले इसको ठीक करके लिख लूं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अच्छा, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, दो नंबर्स जिनका सम क्या चाहिए, -7, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 6 इंटू -3 -18। 1 इंटू 18 तो नहीं होता। अच्छा,
2 इंटू 9 ले लूं, क्या 7 बन जाएगा? बिल्कुल। तो नेगेटिव किसके साथ लें? सम कैसा है? नेगेटिव, तो ग्रेटर नंबर विल बी नेगेटिव। तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, तो कॉमन लिया तो 2x कॉमन, तो 3x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, तो 3x प्लस 1, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। तो अब जीरोस निकालनी है, इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये 0 बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 1 इज 0 और 2x माइनस 3 इज 0, तो x की वैल्यूज क्या आई? माइनस 1/3 और 3/2। अब तो जीरोस निकालनी है, उसके बाद उसने वेरिफिकेशन भी बोल दी, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। चलो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस क्या आया तुम्हारे पास? माइनस 1/3 प्लस 3/2, एलसीएम लिया, दिस इज 6, तो माइनस 2 प्लस 9, तो दिस इज 7/6। अच्छा, अब रिलेशनशिप में क्या होते हैं? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x²। चलो ये भी देख लेते हैं क्या है। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² 6, ये क्या आया? 7/6। क्या 1 और 2 से रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया? फ्रॉम 1 and 2 सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सेम वे में सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करना था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस 1/3 इंटू 3/2, तो ये क्या आया? माइनस 1/2। अच्छा, वहां से क्या आएगा रिलेशनशिप से? कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है? -3, कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 6, तो ये क्या आया? -1/2। क्या 3 और 4 से ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया? यही वेरीफाई करना था, राइट? यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. Question is prove that secant square theta minus cos square theta equals to sin square theta into secant square theta plus 1. अब ये प्रूव करनी है आइडेंटिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी तुम्हारी? secant square theta minus cos square theta. अब राइट साइड पे पहुंचने के लिए राइट साइड को भी ध्यान में रखना है। राइट साइड पे क्या पढ़े हैं? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे बनाएं? एक तरीका तो है a² माइनस b² लगाऊं, secant थीटा माइनस कॉस थीटा, secant थीटा प्लस कॉस थीटा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, चलो a² माइनस b² लगा देती हूँ, secant थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू secant थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जरा एक बात बताओ, secant तो चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कोस को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ secant, तो secant थीटा माइनस 1/secant थीटा, ये आया। अच्छा, secant थीटा प्लस 1/secant थीटा, यहां से क्या बन गया? secant स्क्वायर थीटा एलसीएम लूंगी तो secant स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन secant थीटा, ये तो बन नहीं गया। अब ये क्या है तुम्हारे पास? secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन secant थीटा, ये बन गई ये चीज। अब एक चीज तो बना ली, अब साइन स्क्वायर थीटा बनाना है। साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा? चलो ये वाली टर्म्स नहीं चाहिए तो इसको तो कंबाइन कर लेती हूँ, secant स्क्वायर थीटा माइनस secant थीटा इंटू secant थीटा, secant स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको तो चाहिए, संभाल के रखा। अब इसका क्या करें? चलो अलग अलग करें, secant स्क्वायर थीटा अपॉन secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 secant स्क्वायर थीटा। अब 1/secant स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारे पास? cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो कैसे पता चला ये करना है? अब ध्यान में क्या रखा, इधर क्या चाहिए? फैक्टर्स, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे कैसे कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट
मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24 और पार्ट. वो कहते हैं इफ टेंजेंट a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is 1 by root 3 where 0 degree less than a plus b less than 90 degree and a is greater than b, then find the values of a and b. अब tan a plus b क्या दे दिया था? स्क्वायर रूट ऑफ 3. अच्छा, tan किस एंगल पे स्क्वायर रूट 3 होता है? दैट इज 60 डिग्री. तो tan a प्लस b किसके इक्वल दे दिया? tan 60 डिग्री. तो फिर a प्लस b क्या होगा? 60 डिग्री. सिमिलरली tan ऑफ a माइनस b इज 1 बाय रूट 3. अच्छा, tan किस एंगल पे 1 बाय रूट 3 होता है? 30 डिग्री. तो इसका मतलब tan ऑफ a माइनस b किसके इक्वल दे रखा था इनडायरेक्टली? tan 30 डिग्री. तो a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए? a और b की वैल्यूज. तो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करूंगी तो a प्लस a 2a, b तो कट ही रहा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो a क्या आ जाएगा? 45 डिग्री. a की वैल्यू रख दी यहाँ पे तो b क्या आ जाएगा? 15 डिग्रीज. राइट. नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. Question is write the statements of basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem. चलो, statement of basic proportionality theorem क्या कहती है? That is, if a straight line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in two distinct points, the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. Right? अच्छा, और कन्वर्स क्या कहते हैं? अगर रेशियोज इक्वल हैं तो फिर लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. If a straight line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then the straight line is parallel to the third side of the triangle. Parallel to third side of the triangle. Right? ये थी कन्वर्स की स्टेटमेंट. नेक्स्ट, मूव ऑन टू और पार्ट. वो क्या कहते हैं? इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली. एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एस इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू ले लिया एंड टी इज ए पॉइंट ऑन पी आर ये ले लिया, such that PS by SQ equals to PT by TR. PS by SQ दे दिया था PT by TR. एंड एंगल PST, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल PR Q के. ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है. अब हमें क्या प्रूव करने हैं? ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. अब आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व. अब ये एंगल इसके इक्वल कैसे आए? अच्छा, क्या ये 1 और 2 इक्वल है? PS by SQ equals to PT by TR. This means ST is parallel to QR. क्या यूज किया? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. कन्वर्स यूज कर लिया हमने. तो अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. और एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा था? एंगल आर के. ये गिवन था. दिस मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल आर फ्रॉम 1 एंड 2.
तो अगर 2 और r इक्वल है तो मीन्स पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, हैंस द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। यही करना था, राइट? यस। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन सी विच कंसिस्ट ऑफ 3 मार्कर क्वेश्चंस, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 26 है, कहते हैं अ सर्कुलर ट्रैक अराउंड द स्पोर्ट्स ग्राउंड हैज सर्कमफ्रेंस ऑफ 1080 meters. Sorry. Two cyclists, Parush and Shreyan, start together and cycled at constant speeds of 6 meters per second and 9 meters per second respectively around the circular track. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब उसने क्या बोला? There is a circular track. से ये एक ट्रैक है with circumference that is 1080 meter. अब there are two cyclists, Parush and Shreyan. They start together. अब दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया. एक जा रहा है 6 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, एक जा रहा है 9 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से. अब जिसकी स्पीड ज्यादा है वो डेफिनेटली दूसरे से आगे रहेगा, ठीक है? अब वो कहते हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अब से इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब जब 9 मीटर्स पर सेकेंड वाली स्पीड वाला पर्सन यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, 6 मीटर्स पर सेकेंड वाला तो अभी यहाँ ही कहीं होगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड तो कम है, ठीक है? अब वो कहते हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. कितने मिनट्स के बाद दोनों वापस इसी पोजीशन पे आएंगे? अब ये कैसे पता चले? अगर किसी तरह से मुझे ये पता चल जाए कि वन पर्सन वन राउंड कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. चलो देखें. अब पौरुष की स्पीड क्या है? दैट इज 6 मीटर्स पर सेकेंड. अब पूरा सर्कुलर ट्रैक कितने मीटर्स का है? 1080 मीटर्स, ठीक है? तो वन राउंड कैन बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी मिनट्स? कैन बी कंप्लीटेड इन, अब टाइम निकालना है. टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कवर करने 1080 मीटर, स्पीड क्या है? 6 मीटर्स पर सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 6. तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 6 1 are 6, 6 8 are 48, तो 180 सेकेंड्स. दिस मीन्स 3 मिनट्स में पौरुष एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है? अब सेम वे में श्रेयन का निकालें. अब श्रेयन की स्पीड क्या है? 9 मीटर्स पर सेकेंड, तो उसका वन राउंड कितने टाइम में कंप्लीट होगा? दैट इज 1080 बाय 9 which is 120 seconds, means 2 minutes. अब एक बात बताओ, जो पर्सन फर्स्ट है पौरुष, अब उसने एक राउंड कंप्लीट किया 3 मिनट्स में, ठीक है? यहाँ पहुंचा, फिर कितने मिनट्स के बाद यहाँ पहुंचेगा? 6 मिनट्स के बाद. फिर कितने मिनट्स के बाद यहाँ पहुंचेगा? 9 मिनट्स के बाद. तो वो 3 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, 6 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, 9 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, एंड सो ऑन, ठीक है? अब सेकंड पर्सन श्रेयन, उसका देखें. अब श्रेयन कितने मिनट्स के बाद वापस उसी पॉइंट पे होगा? 2 मिनट्स के बाद उसका राउंड कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, फिर उसके बाद 4 मिनट्स के बाद होगा. नेक्स्ट राउंड कब कंप्लीट होगा? 6 मिनट्स के बाद, एंड सो ऑन. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो starting point पे दोबारा कब मिलेंगे? 6 मिनट्स के बाद ये भी यहाँ पे है, 6 मिनट्स के बाद ये भी यहाँ पे है, तो after 6 minutes. तो आंसर इज 6, राइट? नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, ए पार्ट. वो कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial f of x equals to 3x square minus 5x minus 2, then evaluate alpha cube plus beta cube. अब अल्फा और बीटा क्या है? इस पॉलिनोमियल की जीरोस वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. एक तरीका तो होता है हमारे पास कि अगर जीरोस मिल रही हैं, अल्फा और बीटा मिल गए, फिर तो सीधा अल्फा यहाँ रख दूंगी, बीटा यहाँ रख दूंगी, ठीक है? अगर नहीं मिलेगा तब कुछ और सोचेंगे. क्या अल्फा और बीटा तुम्हें मिल रहा था? ध्यान से देखो जरा पॉलिनोमियल, क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है?
दो ऐसे नंबर्स इनका सम क्या चाहिए तुम्हें, -5, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, -6। अब सोच लेते नंबर, नंबर तो इनफैक्ट मिल रहे थे, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से एक नेगेटिव लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस की बात हुई है। अच्छा 1 into 6 ले लूं। अब 1 into 6 में क्या नेगेटिव रखे, सम क्या चाहिए नेगेटिव, तो -6 रख दिया, यहाँ पे -6 रख दिया। अब चेक करो क्या प्रोडक्ट -6 बनी, बिल्कुल सम बना -5, बिल्कुल, तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो रही थी। तो f ऑफ x क्या आएगा तुम्हारे पास, 3x², मिडिल टर्म स्प्लिट करी, प्लस x -6x -2। तो इन दोनों में से कॉमन क्या था, x बचा क्या 3x प्लस 1, माइनस इन दोनों में से कॉमन 2, तो बचा क्या 3x प्लस 1। फैक्टर्स आए तुम्हारे पास 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसकी जीरोस की बात करिए, x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए ये जीरो बन जाए, तो ये जीरो कब बनेगा, फॉर x इक्वल्स टू -1/3 और x इक्वल्स टू 2। तो जीरोस मिल गई तुम्हें। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर इसको अल्फा ले लूं -1/3 और इसको बीटा ले लूं, तब भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकती हूँ। इसको बीटा ले लूं, इसको अल्फा ले लूं, तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नाउ -1/3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, दिस इज -1/27 प्लस 8, तो एलसीएम लिया -127 into 8 that is 216 upon 27 which is 215/27, राइट। सीधा कर सकते थे। दूसरा वे तुम्हारे पास है ही, रिलेशनशिप यूज करो, आइडेंटिटी लगाओ। पर अगर आइडेंटिटी भूल गई, पहले देख लो कि पॉलिनोमियल कैसा है, फैक्टर्स मिल रहे हैं तो सीधा करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट 27th और पार्ट। अब वो कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to x² minus 3x minus 2, then find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। अब सेम वे में एक तरीका तो है, अल्फा और बीटा अगर मिल रहे हैं तो निकाल दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या अल्फा बीटा की अच्छी सी वैल्यूज मिल रही हैं। सम चाहिए -3 और प्रोडक्ट चाहिए -2। प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब दोनों में से एक नेगेटिव होना है, तो 2 बनता कैसे, 1 into 2 से, या तो -2 लूंगी या -1 into 2 लूंगी, यही होगा। पर यहाँ से सम तो बन नहीं रहा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही। ठीक है, तो फिर क्या यूज करते हैं, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x that is -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता तुम्हारे पास 3। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इनटू बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म इज -2, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, तो अल्फा इनटू बीटा इज -2। अब हमें तो एक पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसकी जीरोस क्या हो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते थे, अ पॉलिनोमियल बोले तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये चाहिए। अब उसकी जीरोस होनी क्या चाहिए, दिस एंड दिस, तो सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। करें जरा, x², 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज 5 बीटा इंटू x था यहाँ पे प्लस, अब इनकी प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज 4 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब x² माइनस 5 अगर कॉमन ले लूं तो क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे जरा ध्यान दो, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, ये बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है 13 अल्फा बीटा, राइट। 13 अल्फा बीटा को अगर मैं लिख लूं 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो शायद मेरा काम और आसान हो गया। कैसे, इनमें से 6 कॉमन लिया तुमने,
तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या है प्लस अल्फा बीटा। अच्छा ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो 6 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा था तुम्हारे पास। तो अब ये निकालना है तुम्हें। एक बात बताओ, अब क्या कुछ ऐसी वैल्यू है अभी तक यहाँ पे पड़ी जो तुम्हें नहीं पता? बोलो। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा ये भी पता है, रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3x प्लस 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 6 इंटू 3 स्क्वायर। अब प्लस अल्फा बीटा तो प्लस माइनस का 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस दिस बिकम्स 6 into 9 54, 54 minus 2 that is 52. This will be required polynomial, right? Next question number 28. वो कहते हैं prove that this equals to this. अब ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, right? तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, इसके इक्वल करने हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल्स, एक्सप्रेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका मतलब इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस सेम वे में इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब जरा चेक करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या दे देगा, 1 प्लस यहाँ पे रह गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। अब एक बात बताओ, 2 साइन इंटू कोसेकेंट अगर यहाँ पे रखूंगी कोसेकेंट की वैल्यू दैट इज 1 बाय साइन थीटा, तो ये और ये भी कट जाएगा, एक 2 भी आ गया, राइट। उसके बाद ये ऑलरेडी यहाँ के साथ ले चुके हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। अब सीकेंट क्या होता है, 1 बाय कॉस, ये भी कट गया, 2 2 1 5 तो बन नहीं गया, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब 5 की जगह चाहिए 7, कोसेकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की जगह चाहिए tan और cot। क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी आती है जो इनको रिलेट करे? चलो कोसेकेंट वाली आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेकेंट को तो कॉट की टर्म्स में लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट और टेंजेंट के बीच में भी आइडेंटिटी होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Now 5 6 7 तो 7 plus cot square theta plus tan square theta is equal to right hand side। यही प्रूव करना था तुम्हें, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28 और पार्ट। क्या दिया है उसने, वो कहते हैं प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल्स टू secant a टू cosecant a प्लस 1। अब कैसे करें, सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे tan है और इधर पड़ा है सीकेंट और कोसेकेंट, तो क्या करें। अब सीकेंट और कोसेकेंट तो साइन और कॉस से आएंगे, अब क्या बनाए, चलो देखते हैं। अब साइन और कॉस में चेंज कर सकते हो, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, साइन और कॉस में चेंज कर दिया। तो टेंजेंट और tan a को क्या लिख सकते हो, साइन a अपॉन कॉस a अपॉन 1 माइनस कोट ए, कोट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस अब कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस tan ए दैट इज 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब पर तो है साइन ए अपॉन कॉस ए, अगर यहाँ पे इसका एलसीएम लूं, कुछ नहीं है 1 है,
तो क्या आ जाएगा नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये साइन ए कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया ना डिवाइड को, तो रेसिप्रोकेट हो गया, प्लस सेम वे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस ए। अब ये क्वांटिटी क्या बन गई, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और ये क्वांटिटी बन गई कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। एक बात बताओ, साइन ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए, दोनों में किस चीज का फर्क है, साइन का ही तो फर्क है। एक काम करूं, इसका माइनस कॉमन ले लूं तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब सोचो ऐसा क्यों किया, फायदा, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहां अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस, यहां पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, कोस ए इंटू साइन ए, ऊपर क्या बन गया, साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। अब राइट साइड में तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो इसका मतलब ये फैक्टर्स तो कैंसिल होगा, ठीक है। अब कैसे करें, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन तो आती है, तो इसका फैक्टर ढूंढ लिया हमने, तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, सॉरी प्रोडक्ट है, एलसीएम लिया था, ये और ये तो कट गए। अब देखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे चेक करो कितनी टर्म्स हैं, 2, यहाँ पे तो हमने एक ही फॉर्म में लिख रहा है, तो हम एक काम करें, इसको अलग अलग कर लें, 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कोस ए साइन ए, ये तो 1 नहीं बनता है। नाउ 1 बाय कॉस इज सीकेंट ए, अच्छा 1 बाय साइन इज कोसेकेंट ए प्लस 1, यही थी तुम्हारी राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज सॉल्व फॉर x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तुमने। अब इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो हम एक काम करें, बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय y रख देती हूँ, तो लेट या पुट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y माइनस 3 इंटू, अब ये इसका रेसिप्रोकल था 1 बाय y इक्वल्स टू 5, तो 2y स्क्वायर एलसीएम लिया माइनस 3 इक्वल्स टू 5y, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये तो सिंपल बन गई, क्या बनी, क्वाड्रेटिक, दो नंबर्स इनका सम क्या चाहिए, -5, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, -6। अभी तो निकाले थे, बोलो क्या रखूं, 1 और 6, साइन 6 के साथ नेगेटिव, ये आएगा, तो ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन आई तुम्हारे पास, y कॉमन, तो 2y प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या था, 2y प्लस 1
और इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यूज क्या आ रही है, -1/2 और y इक्वल्स टू 3। क्या क्वेश्चन y में था? नो, क्वेश्चन तो x में था। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। क्लियरली बोले सॉल्व फॉर x, तो y की जगह रखना पड़ेगा वापस। तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू -1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो दिस बिकम्स 4x माइनस 2 इक्वल्स टू -x माइनस 3। तो 5x इज इक्वल टू -1। तो x की एक वैल्यू तो मिल गई -1/5। अब जब y 3 है मीन्स 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3/1 मीन्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। x को इधर लेके आई तो -x इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या आया, 10। तो x इज इक्वल टू -10। तो दूसरी वैल्यू ये आ गई, राइट। नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट -1, 2 divides internally the line segment joining A 2,5 and B x, y in the ratio 3:4। वो कहते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है C -1, 2 lying on AB, divides this line segment in ratio 3:4। Find the coordinates of B। B के coordinates means x और y निकालने हैं। रेशो भी पता है, क्या यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला से तो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला सी के कोऑर्डिनेट्स देखें। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 4। देन नेक्स्ट क्या आएगा, 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 4। तो उसके अकॉर्डिंग सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3x प्लस 8 अपॉन 7। यहाँ पे 3y प्लस 20 अपॉन 7। पर हमें सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, -1, 2। तो इसका मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो 3x प्लस 8/7 इज इक्वल टू -1 एंड y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। 3y प्लस 20/7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू -7। तो 3x इज इक्वल टू -8 उधर गया तो -15। तो x इज इक्वल टू -5। अब y निकालना है, तो 3y प्लस 20 तो 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 14। तो 3y इज इक्वल टू -6, तो y इज -2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे पास, -5, -2, राइट। और यही तो फाइंड करने थे। डन। नेक्स्ट देखें, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहते हैं, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। एक ट्रेपीजियम है ABCD, ले लिया मैंने, ABCD, AB is parallel to DC, ये और ये parallel है। Its diagonals intersect each other at point O। diagonals intersect करवाते हैं AC और BD। अब वो कहते हैं शो दैट AO बाय DO इक्वल्स टू CO बाय BO। अब मेरे को ये प्रूव करना है AO बाय DO। चलो एक काम करूं, AO बाय, अगर इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूं, AO बाय OC इक्वल्स टू BO बाय DO। ऐसे तो लिख सकती हूँ। अगर ये रेशियोज इक्वल कर दी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने आप ये तो प्रूव हो ही गया। अब रेशियोज की इक्वालिटी पे जाना है, अब क्या यूज करोगे फिर, क्या तो पीपीटी या सिमिलैरिटी। अब ध्यान से देखो, AO और BO, यहां से एक ट्राइंगल मिल रही थी, AOB बिल्कुल मिल रही थी, ठीक है। अच्छा दूसरी OC और OD, ये वाली ट्राइंगल भी मिल रही थी जिसकी ये साइड्स हैं। अगर मैं ये शो कर दूं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, बिल्कुल। कैसे, इन ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल COD। क्या चीज पता है तुम्हें? एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये पता था। अच्छा, और क्या चीज पता है? वो कहते हैं AB पैरेलल टू DC है, ये और ये तो पैरेलल है। ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं? ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करी मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या है? इक्वल। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ट्राइंगल सिमिलर होगी? सो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज क्या होंगी? इक्वल। तो AO चाहिए मुझे, AO के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकेंड दैट इज CO। यहाँ पे OB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? OD। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, AO इंटू OD इक्वल्स टू OB इंटू OC। यही प्रूव करना है तुम्हें, विच इज योर प्रूविंग पार्ट, हेंस प्रूव्ड। राइट, नेक्स्ट move on to section D, which comprises long answer type questions of 5 marks each. अब क्या था क्वेश्चन? प्रूव दैट साइन थीटा बाय दिस प्लस कॉस थीटा बाय दिस इक्वल्स टू 1। अब प्रूविंग का क्वेश्चन है, क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से चलेंगे और राइट पे पहुंचेंगे। अब लेफ्ट साइड में अब जरा ध्यान से देखो, ये सब पढ़ा है और राइट पे सिर्फ 1 है, मतलब कुल मिला के इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करें? चलो देखते हैं, करते हैं ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या था? सीकेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे कोसेकेंट, यहाँ पे कॉट। एक बात बताओ, सीकेंट पढ़ा है, टेंजेंट पढ़ा है, उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्या पता फायदा हो जाए। ऐसा करने से फायदा देखो क्या हो रहा है। इसको अगर मैं 1 बाय कॉस लिखती हूँ, इसको साइन बाय कॉस लिखती हूँ, डिनोमिनेटर में क्या बना? कॉस, और एलसीएम ले लूंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन माइनस कॉस, यही बना। चलो देखें, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेती हूँ, सॉरी पहले चेंज करूंगी फिर एलसीएम लूंगी। कोसेकेंट क्या है? 1 बाय साइन, ये क्या है? कॉस बाय साइन, यहाँ पे क्या है? 1। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? कोसेकेंट थीटा दैट इज 1 बाय साइन कॉस बाय साइन, तो 1 प्लस कॉस माइनस साइन। ऊपर तो दोनों जगह साइन इंटू कॉस ही बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो मेरी यही थी। चलो देखें अब क्या करें फिर। अब उसने क्या बोला है? साइन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा की जगह क्या रख सकती हूँ? 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, यहाँ पे क्या रखा? 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1। अब जरा डिनोमिनेटर में एलसीएम लूं तो क्या आएगा इसके? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, राइट। प्लस अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, क्या बनेगा? साइन थीटा एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा है वो क्या हो गया? ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये बन गया। ऐसा करने से न्यूमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा बन गया और वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखें क्या सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, सेम तो है नहीं है, ठीक है। तो करें जरा, एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बन जाएगा? ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये और ये कट गया, और कुछ भी कट रहा था, साइन थीटा से साइन थीटा भी कट गया, क्या रह गया? 2। तो ऊपर बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे जरा ध्यान से देखो
क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक तरीका तो है मल्टीप्लाई कर दो सीधा, और एक तरीका ये है अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं और कॉमन वॉमन लूं तो आइडेंटिटी भी लग सकती है। तो तुम दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 1 × 1 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म से, देन साइन थीटा को किया साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। चलो यहाँ पे भी कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज -1, और यहाँ पे क्या पड़ा है +1, ये और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या रह गया, ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज 1, यही थी राइट हैंड साइड तुम्हारी, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू और पार्ट। अब इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस। अब जाना कहाँ है, सीकेंट को सीकेंट साइन कॉस, तो क्या यूज करोगे, इसकी चेंज, दैट इज साइन और कॉस में कन्वर्जन कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में किया मैंने। अब tan क्यूब थीटा को क्या लिख सकती हूँ, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट क्यूब थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखें अगर यहाँ पे एलसीएम लूं डिनोमिनेटर में तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही बना, ऊपर साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। इधर अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेती हूँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये था तुम्हारे पास कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, ये क्या होता है 1, ये तो पता ही था। ठीक है, अब रह क्या गया तुम्हारे पास, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखना होता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 1 नहीं था, प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, इसको रेसिप्रोकेट किया, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस 1। यहाँ कॉस स्क्वायर से क्यूब हट गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर से यहाँ पे साइन स्क्वायर कट गया, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करे जानो, तो यहाँ है एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर साइन क्यूब थीटा नहीं साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। अब इसको कैसे इवेल्युएट करें, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ही कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स, कंप्लीट स्क्वायर करूंगी, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा है तो होल कंप्लीट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 2ab वाली टर्म, तो प्लस 2ab प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अच्छा अब ये वाली क्वांटिटी क्या बन गई, होल स्क्वायर किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे तो 2 टर्म्स चाहिए, चलो अलग अलग करते हैं,
सॉरी, अब 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा करूंगी तो 1/cos इज सीकेंड थीटा, 1/sin इज कोसीकेंड थीटा, माइनस 2 साइन, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन बच गया, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट गया, क्या बच गया, कॉस थीटा, विच इज योर राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। Question is, for what values of a and b will the following system of linear equations have infinitely many solutions? अब infinitely many solutions की बात करी है, infinitely many solutions की condition क्या होती है तुम्हारे पास? That is a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. अब यहाँ पे a1 by a2 that is 2 upon a plus b equals to b1 by b2 minus 3 upon minus a plus b minus 3 equals to c1 by c2, अगर इसकी साइड चेंज करूं -7, इसकी साइड चेंज करूं माइनस का आएगा तो माइनस माइनस कट जाना है, तो मैं सीधा 7/4a plus b राइट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहां से a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो, ये दोनों इक्वल है, पहले ये वाला पेयर उठाती हूँ, तो 2/a plus b इक्वल्स टू, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कटा, 3/a plus b minus 3। करें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आता है, 2a plus 2b minus 6, तो 3a plus 3b। अब a वाली टर्म्स एक साइड, b वाली एक साइड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये 6 इधर आ गया, a इधर आया तो माइनस a, 2b minus 3b minus b। ठीक है, तो a plus b is equal to -6, एक कंडीशन ये मिल गई। अब ये और ये भी इक्वल है, ठीक है, तो इनको ले लेते हैं, 3/a plus b minus 3 equals to 7/4a plus b। करें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 4s are 12a plus 3b equals to 7a plus 7b minus 21। तो a और b इधर लेके आते हैं, तो ये बन गया 5a minus 4b equals to -21। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस आई, क्या यहाँ से और भी निकाल सकते हैं, क्या यूज करोगे, एलिमिनेशन मेथड। तो a प्लस b क्या था, -6। अब यहाँ पे क्या है, 5a minus 4b equals to -21। तो चलो एक काम करते हैं, a फाइंड करने के लिए b एलिमिनेट कर देते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4a plus 4b equals to 4 6 24। अब नेगेटिव है तो ऐड, तो 9a इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, 45 माइनस का, तो a इज -5। अब a की वैल्यू मिल गई, तो इसके अंदर रख दूं a, तो -5 प्लस b इज इक्वल टू -6, तो b इज -1, तो a इज -5, b इज -1, राइट। नेक्स्ट 33 और पार्ट, वो क्या कहते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लाइंस पे होगा। देखें, अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। चलो, a1 by a2 that is 4/2p plus 7q equals to b1 by b2 5/p plus 8q equals to c1 by c2 2/2q minus p plus 1। ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 4p plus 4 8s are 32q equals to 10p plus 35q। तो p वाली टर्म्स एक साइड, 4p minus 10p minus 6p, इधर क्या रह जाएगा तुम्हारे पास, 3q, तो -2p इज इक्वल टू q। ये कंडीशन आ रही थी तुम्हारे पास, राइट। अब ये दोनों भी इक्वल है, तो यहां से देखिए क्या बन रहे हैं, 5 2s are 10q minus 5p plus 5, 10q minus 5p plus 5 equals to 2p plus 8 2s are 16q। तो अब यहाँ पे करें चेंज, तो 10q minus 16q minus 6q minus 5p minus 2p minus 7p is equal to -5। तो ये आएगा तुम्हारे पास 6q
प्लस 7p इक्वल्स टू 5। अब q की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ p पता है, तो q रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ p, तो 6 इंटू माइनस 2p प्लस 7p इज इक्वल टू 5। तो माइनस 12p प्लस 7p इज इक्वल टू 5। तो माइनस 5p इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास, -1। अब p की वैल्यू आ रही है -1, तो q इज -2p, तो -2 इंटू -1 विच इज 2। तो p इज -1, q इज 2, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. There are two triangles ABC and PQR. तो बना लेते हैं। ये ली मैंने ट्राइंगल ABC और ये ले ली मैंने ट्राइंगल PQR। अब देखें गिवन क्या था, वो कहते हैं साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD। मीडियन AD, इसका मीडियन ले लेते हैं, मींस D is the midpoint of the side BC, AD are respectively proportional to the sides PQ, PR and median PM। या मीडियन PM, ये प्रोपोर्शनल है, मींस ये रेशियोज क्या है, इक्वल। ये गिवन था तुम्हें, और चाहिए क्या था, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तुम्हारे पास रूल कौन कौन सा होता है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, एंगल एंगल रूल और साइड एंगल साइड रूल और SSS रूल, यही है। अच्छा क्या एंगल की बात हुई है, वो तो पता ही नहीं, कट गया, साइड एंगल साइड और SSS ये बचे। SSS इसके अंदर क्या चाहिए, तीन साइड्स की रेशो। चलो ध्यान से देखो, ABC, ये ABC ये पूरा ट्राइंगल है, PQR ये वाला ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स की रेशोस क्या पता है, इक्वल है। पता है AB और PQ के बारे में पता है, AC और PR के बारे में पता है, थर्ड साइड के बारे में नहीं पता, BC और QR क्या इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा रेशो, तो ध्यान से। तो इसका मतलब ये भी कट गया। अब रह क्या गया, SAS रूल। SAS रूल के लिए तो क्या चाहिए, इंक्लूडेड एंगल इक्वल। AB कंसीडर करी, AC कंसीडर करी, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे PQ कंसीडर करी, PR कंसीडर करी, इंक्लूडेड एंगल कौन सा था, ये वाला। ये एंगल्स कैसे इक्वल करें भाई, मेरे को तो और क्या पता है, D इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। पार्ट्स पे जा सकती हूँ इससे ज्यादा से ज्यादा। चलो मैं एक काम करती हूँ, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल करने की कोशिश करती हूँ। अब ये दो पार्ट्स इक्वल कैसे करें, तो एंगल्स की इक्वालिटी भी कहां से आएगी, सिमिलैरिटी से। उसके लिए तो फिर से ट्राइंगल बनानी पड़ेंगे जो सिमिलर हो। अब ऐसी कौन सी ट्राइंगल्स कंसीडर करें कि ये मिड पॉइंट भी यूज हो जाए, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये कंसीडर करती हो तो इसके अंदर आधा तो ये इधर है, इसके इक्वल नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो मैंने एक काम किया, जितना AD था उतना उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, से दिस इज पॉइंट E, ये और ये क्या है, इक्वल। नाउ ज्वाइन C विद E एंड B विद E। सेम वे में जितना PM था उतना ही उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये और ये क्या है, इक्वल, से दिस इज पॉइंट N। नाउ ज्वाइन R विद N एंड Q विद N। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ABEC एंड PQNR क्या बन गए, पैरेललोग्राम्स। रीजन एज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जानबूझ के कंस्ट्रक्शन ऐसे कर ली मैंने, ठीक है। अब जब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो तो तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। उसका फायदा क्या होगा, पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब AC वाली साइड BE के इक्वल है। AC की जगह क्या रख सकती हूँ, BE, ठीक है। अब AD को प्रोड्यूस करके DE बनाया था ना, इसका मतलब AE है क्या, 2 टाइम्स AD। PM को उतना ही प्रोड्यूस करके MN बनाया था, तो इसका मतलब PN है क्या, 2 टाइम्स PM।
राइट। तो कंसीडर करें यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, तभी तो ये एंगल्स इक्वल मिलेंगे। क्या पता है तुम्हें, ए बी बाय पी क्यू, ये रेशो उठाई यहां से। अच्छा, ए सी, ए सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, बीई। पी आर की जगह क्या लिख सकती हूँ, क्यू एन। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, ए डी, अगर ए डी बाय ए एम को 2AD बाय 2PM लिखूं तो भी सेम ही रहेगी रेशो। यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, बीई और क्यूएन कैसे आया, ए सी इक्वल्स टू बीई था और पी आर इक्वल्स टू क्यूएन था। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अब 2 टाइम्स एडी को क्या लिख सकती हूँ, एई, और 2 टाइम्स पीएम को क्या लिख सकती हूँ, पीएन। तो ये रेशोज इक्वल हो गई। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बीई बाय क्यू एन इक्वल टू एई बाय पी एन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एन कैसी हो गई, सिमिलर बाय एस 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 रूल। अब मैंने क्या किया, मैंने इन ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी ये और ये सिमिलर शो कर दी। ऐसा करने से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। एंगल 1 और 2 क्या हो गए, इक्वल बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये आ गया। अच्छा, 1 और 2 जब इक्वल किए, क्या सेम वे में 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब 3 और 4 भी इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल P ये भी इक्वल हो गए। एडिंग एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। राइट। तो अब मैं चली जाऊंगी जो ट्राइंगल्स मुझे चाहिए। नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में तुम्हें क्या चीज पता है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, और साथ में क्या पता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ये तो अभी प्रूव किया है। तो क्या ट्राइंगल सिमिलर हो गई बाय एस ए एस रूल। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस रूल। राइट, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो, John and Janvi together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of the number of marbles now they have is 124. Find out how many marbles they had to start with. अब John और Janvi वो कहते हैं they have 45 marbles together। ठीक है, अगर इसके पास x है, इसके पास y है, तो उसने क्या दे दिया, फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज 45। सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं, इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो इसके पास क्या हो गए x माइनस 5, इसके पास क्या हो गए y माइनस 5। देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, अब उनके पास ये मार्बल्स हैं, इनकी प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 124। Find out how many marbles they had to start with। अब ये एक कंडीशन बन गई। अब एक तरीका तो है कि लीनियर इक्वेशन होती तो मैं सॉल्व कर लेती अलग अलग। अब क्या करें, यहाँ पे तो प्रोडक्ट है तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लूँ तो क्या बन जाएगा 45 माइनस y। तो x की जगह रख देती हूँ 45 माइनस y, साथ में क्या था -5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124। ये बन गया 45 माइनस वाई दैट इज 40 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम्स 40y माइनस 45 आर 200 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 124। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y, और ये इधर क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस आके
तो -324 इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर -45y प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, एक तरीका है तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल टर्म स्प्लिट करनी है तो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम क्या हो माइनस का 45 और प्रोडक्ट क्या हो 324, राइट। अब कैसे सोचें, बात बताओ 324 क्या होता है, 18 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 18 इज 2 इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 लिखा, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। अब फैक्टर्स बनाने थे, बना सकते थे, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, पहले एक अलग कर लेती हूँ। तो मैंने जानबूझ के 3 इंटू 3 अलग किया, तो 9 और 36, क्योंकि बिल्कुल 45 के पास जाना है, तो फैक्टर्स बन रहे थे 9 और 36, 9 और 36। अब क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, तो दोनों कैसे लेने हैं नेगेटिव। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 36y प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन y माइनस 9 माइनस 36 y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आ रहे थे y माइनस 9 y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो y इज 9 और 36। अब अगर तो मैं y लेती हूँ, जानवी के पास 9 मार्बल्स हैं, तो जॉन के पास क्या होंगे 45 माइनस 9 36। अगर मैं y लेती हूँ 36, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। तो आंसर इज 9 और 36, राइट। यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेक्शन E, which consists case study based questions, right? The first one is the school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. Use this information to answer the following questions. First one is, if the first circular row has 30 seats, then how many seats will be there in the 10th row? वो कहते हैं फर्स्ट रो में कितनी है 30 सीट्स हैं, और उसने एक चीज और बता रखी थी कि हर एक में 10-10 का इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट में कितनी होंगी 40, नेक्स्ट में कितनी होंगी 50 एंड सो ऑन। और दिस इज एन एपी, और इस एपी की क्या चाहिए 10th टर्म, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, तो मींस ए 10 निकालना था, विच इज ए प्लस n minus 1 which is 9, common difference is 10, तो 30 plus 90 that is 120 seats, right. Second part is, if 1500 seats for 1500 seats in the auditorium, how many rows need to be there? अब for 1500 seats, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स दे दी तुम्हें 1500, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, जितनी भी रोज होंगी उन सबकी मिला के, मीन्स क्या पता है Sn is 1500। Sn क्या होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is 1500। तो n फाइंड करना था, n by 2, 2 into 30 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस इज 10 is equal to 1500। अब अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो n into 2 क्या बन जाएगा 30 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 5, तो 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 1500। ये और ये कट रहा था, तो दिस बिकम्स 25 प्लस 5n इंटू n इज 1500। तो यहाँ पे 5 फिर से कॉमन ले लूँ, तो n इंटू 5 प्लस n इज इक्वल टू 300। तो ये आया तुम्हारे पास n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300, और इस क्वाड्रेटिक टर्म की मिडल टर्म इजीली स्प्लिट हो रही थी, तो n स्क्वायर क्या आएगा प्लस 20 माइनस 15 माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आ रहे थे n प्लस 20 और n माइनस 15। अब n प्लस 20 अगर 0 रखती हूँ तो n आता है माइनस 20। क्या नंबर ऑफ रोज नेगेटिव हो सकती है, नो, तो आंसर विल बी 15, राइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट था, if there were 17 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? 17 rows है, ठीक है। अब मिडल रो, अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और, तो कितनी मिडल रोज आएंगी जस्ट 1, तो जितनी इधर उतनी इधर, बीच में आ गई मिडल।
तो 17 में से एक मिडल टर्म आनी है, तो बाकी कितनी बची 16, तो 8 इधर 8 इधर, तो ये कौन सी टर्म है, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म मीन्स ए 9 निकालना था। ए क्या था 30, ए प्लस n माइनस 1 8 इंटू डी दैट इज 10, तो 80 प्लस 30 विच इज 110, राइट। नेक्स्ट और पार्ट था, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। 10th रो तक कहते हैं वो हमने सीट्स अरेंज कर दी, ठीक है। अब उसके बाद अभी और कितनी सीट्स अरेंज करनी है, तो 10th रो तक देख लेते हैं कितनी सीट्स अरेंज कर दी, मींस टोटल नंबर ऑफ सीट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 10th रो कितनी है, मींस S10 निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो अब S10 निकालना है तुम्हें, दैट इज n by 2 10 by 2 2a 2 into 30 प्लस n minus 1 which is 9 into d that is 10, तो 5 into 60 plus 90 50 150 into 5 that is 750। अब 750 ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं, टोटल कितनी थी 1500, तो माइनस कर देंगे 750, तो कितनी अभी और अरेंज करनी है, दैट इज 750 सीट्स, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू केस स्टडी 2। कहते हैं बस फेयर फॉर 2 people टू स्टेशन A एंड 3 people टू स्टेशन B फ्रॉम जलंधर इज ₹385। If the fare for 3 people to A and 5 people to station B from Jalandhar is ₹620. Consider the bus fares from Jalandhar to station A and that to the station B as ₹X and ₹Y. Use this information to answer the following question. अब स्टेशन ए के लिए ₹X, स्टेशन बी के लिए ₹Y लिया है उसने। अब व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट सिचुएशन। अब फर्स्ट सिचुएशन है कौन सी, वो कहते हैं जब 2 people स्टेशन ए पे जाएं और 3 people स्टेशन बी पे जाएं, उस टाइम पे फेयर कितना है टोटल ₹385। अब फॉर 1 person फेयर कितना है ₹X, ठीक है। तो फिर 2 persons कितना होगा ₹2x, तो 2x आएगा उस फेयर में। अच्छा अब फॉर 1 person फ्रॉम जलंधर टू स्टेशन बी इज ₹Y, ठीक है। तो कितने लोग गए 3, तो क्या आएगा 3y, तो 2x प्लस 3y कितना दे रखा था, दैट इज 385। तो इक्वेशन बन गई फर्स्ट सिचुएशन की। सेकेंड सिचुएशन, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द सेकेंड सिचुएशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनेगी कहां से, सेकेंड सिचुएशन से। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ द फेयर फॉर द 3 people टू A, अब 1 person के लिए कितना है ₹X, तो 3 person के लिए 3x एंड 5 persons टू B दैट इज 5y, तो क्या बनेगी इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 620, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 620, राइट। नेक्स्ट पार्ट था फाइंड द बस फेयर फ्रॉम जलंधर टू स्टेशन ए, मींस x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। इक्वेशन क्या है तुम्हारी, दैट इज 2x प्लस 3y is equal to 385 and second equation थी 3x plus 5y is equal to 620। अब यहाँ से x निकालना है तो y एलिमिनेट कर देंगे। y एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास ₹65, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट था फाइंड द बस फेयर फ्रॉम जलंधर टू स्टेशन बी। अब जलंधर टू स्टेशन बी मतलब क्या चाहिए, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू ऑलरेडी आ गया तो y की वैल्यू निकाल सकते थे, दैट इज ₹85, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज Suresh has a rectangular sketch which he needs to draw on a paper of length and breadth 32 units and 16 units respectively using a plotter. अब plotter क्या होता है, plotter is the device which is attached to a computer like a printer. It is used for drawing complicated sketches. Plotter accepts only positive coordinates where the point 0,0 is the left bottom, this one, ठीक है, corner of the paper, and the sketch ABCD need to be centrally aligned the paper. Use this information to answer the following question.
अब स्केच ए बी सी डी, बेसिकली स्केच ए बी सी डी जो है वो ये है तुम्हारे पास, ए बी सी डी। इसको यहाँ पे सेंट्रली अलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे ABCD नहीं था, बट यहाँ पे उसने क्लियरली दिखा दिया कि इसको ऐसे उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट O इन द स्केच 2। अब स्केच 2 यहाँ पे है तुम्हारा O। अब वो कहते हैं स्केच 2 में तो O यहाँ पे चला गया, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब खुद सोचो उसने क्या किया, सेंट्रली अलाइन किया है, तो ये क्या होगा, ये जो 32/16 यूनिट्स का है उसका एक सेंटर। अब इसका सेंटर कैसे देखें, मतलब बिल्कुल इधर से सेंटर पे जाना है तो 30 यूनिट्स, 2 यूनिट से सेंटर में जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, 16 यूनिट्स पे। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा तुम्हारे पास, 16। अब y कोऑर्डिनेट मतलब इसका सेंटर, अब इसका सेंटर ये पूरा 16 है तो ये क्या आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 8, तो o के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 16,8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था 16,8। सेकेंड पार्ट था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी, अब खुद सोचो फर्स्ट स्केच में तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तो स्केच 2 में ही पूछे होंगे, ठीक है। तो देखें अब ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स में क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, सोचते हैं। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्टेंस मुझे पता है, ये कितना है 16, ये 16 तो ये भी 16। अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस कितना था बोलो। अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना है 3, तो पीछे ये कितना रह जाएगा 13, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया तुम्हें a का, तो स्केच 2 में x कोऑर्डिनेट a का क्या आएगा तुम्हारे पास, दैट इज 13। अब y कोऑर्डिनेट पे जाना है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये पूरा डिस्टेंस। अब ये पूरे डिस्टेंस पे कैसे जाएं, चलो ये वाला पार्ट तो पता है, दैट इज 8 यूनिट्स, ये 8 है, अगर ये वाला मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, इस डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट विच इज 2, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना था 2, ये वाला पार्ट, तो 8 + 2 क्या हो गया 10, तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दैट इज 13,10, राइट। अब b के कोऑर्डिनेट्स पे जाना है। अब b का x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अब ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। अब खुद बताओ ये पूरा डिस्टेंस कैसे आएगा, कुछ पार्ट पता है यहाँ तक 16, इसके आगे ये वाला पार्ट, ये भी कितना था 3, 16 + 3 19, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया दैट इज 19। अब y कोऑर्डिनेट पे जाना है। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसका मतलब ये डिस्टेंस, एक बात तो a और b का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो सेम ही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 10, तो b इज 19,10। अब c के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, चलो c के कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं। अब c के लिए एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट b और c का क्या है सेम, तो x कोऑर्डिनेट इज 19। अब y कोऑर्डिनेट्स, अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब पूरा कितना है तुम्हारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 8, ये वाला पार्ट कितना है 2, तो फिर ये कितना आ जाएगा 6, तो दिस बिकम्स 19,6। अब d के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, d के कोऑर्डिनेट्स, d और a का x कोऑर्डिनेट क्या है सेम, दैट इज 13। अच्छा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट d और c का क्या था सेम, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 13,6, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, a is 13,10, b is 19,10 and c is 19,6 and d is 13,6, right. Next, third part, in the sketch 2, if the point O divides AC in the ratio k is to 1, then find the value of k. अब O divides AC वैसे तो दिख रहा है रेक्टेंगल है, रेशो क्या आनी है 1:1, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब चलो फिर भी निकाल के देख सकते हो। अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे तुम्हारे पास 13,10,
अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 19,6। अब वो कहते हैं पॉइंट ओ क्या है 16,8। दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए सी इन रेशो k:1। ठीक है, तो अब ये रेशो क्या थी देखें k:1। k की वैल्यू निकालनी है तो k इंटू 19 प्लस 1 इंटू 13 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो 19k प्लस 13 इज इक्वल टू 16k प्लस 16, तो ये आ जाएगा 3k इक्वल्स टू 3, तो k आ रहा है 1। y कोऑर्डिनेट से भी k 1 नहीं आएगा, दिख रहा है मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट और पार्ट था फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इन द स्केच 2 which is equidistant from the points B and C। अब वो कहते हैं पॉइंट कहाँ पे चाहिए y एक्सिस पे चाहिए, किसमें स्केच 2 में, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, B और C से इक्विडिस्टेंट पॉइंट y एक्सिस पे चाहिए। अब ऐसे पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अच्छा ये डिस्टेंस भी कितना था 2, ये भी डिस्टेंस कितना था 2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है कौन सी, यही वाली लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ। पॉइंट कहाँ चाहिए y एक्सिस के ऊपर, तो यही पॉइंट आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट क्या है 0। अच्छा y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये डिस्टेंस तो तुमने फाइंड किया है दैट इज 8। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आए 0,8। और तुम मेथड से भी कर सकते थे, क्या यूज करोगे फिर डिस्टेंस से, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,b टाइप। अब b और c से इक्वल डिस्टेंस चाहिए, b क्या है 19,10 और c क्या है तुम्हारा 19,6। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल कर दो तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आंसर दिख रहा था, आंसर इज 0,8 and this completes your discussion of this paper. Okay, bye bye, see you next time.